कहते हैं अशोक के सम्राट बनने में मगध के महाअमात्य यानी कि प्राइम मिनिस्टर राधागुप्त का उतना ही बड़ा हाथ था जितना कि विष्णुगुप्त चाणक्य का अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य के सम्राट बनने में था। तो क्या इस एपिसोड में हम राधागुप्त की आत्मा को बुलाने वाले हैं? जी बिल्कुल नहीं, मगर इस कहानी का संबंध राधागुप्त से भी है और उनके दादा चाणक्य से भी है। मगर फिलहाल जिस राधागुप्त की बात होने वाली है वह इन दोनों में से कोई भी नहीं है। तो आइए हम एक बार फिर वहीं से शुरू करते हैं जहां पर पहला एपिसोड खत्म हुआ था। यानी प्राइम मिनिस्टर और पूरी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इस बात से चिंता में है कि देश के दुश्मन साइबर बायो हैकिंग अटैक करके 4 अलग अलग तरीके से देश को बर्बाद करने वाले हैं। प्राइम मिनिस्टर जानना चाहते हैं कि आखिर ये साइबर बायो हैकिंग अटैक होता क्या है और इसे रोका कैसे जाए। इसी संदर्भ में एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई जाती है और विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी एजेंसियों से साइबर एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है। साइबर बायो हैकिंग शब्द सुनते ही आधे से ज्यादा साइबर एक्सपर्ट्स के चेहरे पर हवाइयां उड़ जाती हैं। और क्यों ना हो, उन्होंने कभी ऐसे किसी अटैक के बारे में सुना ही नहीं था। बचे खुचे आधे रट्टू तोते की तरह एक स्वर में बोल पड़ते हैं, एयर गैप ऑल द कोविड रिसर्च फैसिलिटीज विथ एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक पेन ड्राइव्स, सीडी एंड मोबाइल फोन। यानी सभी कोविड रिसर्च फैसिलिटीज के इंटरनेट को डिस्कनेक्ट कर दिया जाए और किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे पेन ड्राइव, सीडी, मोबाइल फोन इत्यादि को लैब में ले जाने की अनुमति ना दी जाए। फिर ऐसे में भला अटैक होगा कैसे? लेकिन अगर मात्र एयर गैपिंग से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाती तो नातांज न्यूक्लियर फैसिलिटी, जहां पर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए वेपन्स ग्रेड यूरेनियम तैयार किया जा रहा था, वहां पे स्टक्सनेट नाम का साइबर अटैक नहीं हो पाता। और यहां तो मामला साइबर बायो हैकिंग का है, एक ऐसा एडवांस्ड साइबर अटैक जिसके बारे में हमारे आधे से ज्यादा एक्सपर्ट्स नाम तक नहीं सुने हैं, और अगर नाम सुने भी हैं तो जानते ही नहीं कि काम कैसे करता है और उससे बचा कैसे जाए। देश के टॉप साइबर एक्सपर्ट्स के हवाइयां उड़े हुए चेहरे और ऐसे माइंड ब्लोइंग सॉल्यूशंस को सुनकर एनएसए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार या फिर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर काफी चिंतित हो गए। वैसे भी हमारे देश की साइबर व्यवस्था ना तो प्रधानमंत्री से छुपी थी, ना एनएसए से, और ना ही पीएमओ के आला अधिकारियों से। सब कहीं ना कहीं जानते थे कि हम कितने पानी में हैं और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स में हम कहाँ स्टैंड करते हैं। थोड़े से विचार विमर्श के बाद प्रधानमंत्री और एनएसए इस निष्कर्ष पर आ जाते हैं कि इस समस्या का सॉल्यूशन मात्र साइबर डोमेन से तो नहीं निकलने वाला। इसके बाद तकरीबन 15 से 20 सेकंड की शांति के बाद प्रधानमंत्री कहते हैं, राधागुप्त को बुलाओ। मीटिंग यहीं पर खत्म हो गई। मीटिंग के तुरंत बाद पीएमओ के कुछ नए अधिकारी आपस में फुसफुसाते हुए बात करने लगे कि ये राधागुप्त कौन है। इस सवाल पर 2014 से पीएमओ में पोस्टेड एक पुराने डायरेक्टर रैंक के ऑफिसर ने जवाब दिया, कौन है नहीं, क्या चीज है ये पूछो। उसके बाद वो एक अजीब सी बात बताते हैं जो हालांकि सच है बट फिर भी कुछ अटपटा सा लगता है। वो बताते हैं कि अप्रैल 2015 से जनवरी 2016 के बीच, यानी मात्र 1 साल के अंदर इंडिया के तीनों तरफ 3 भारी भरकम 7 से 8 रिक्टर के अर्थक्वेक्स आते हैं। एक ही सेस्मिक प्लेट के इर्द गिर्द इतने कम समय में 3 मेजर अर्थक्वेक्स का आना कुछ असंभव सा है। जियोलॉजिस्ट्स की भाषा में कहें तो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी और गुटनबर्ग रिक्टर लॉ के विरुद्ध है, पर फिर भी ऐसा हुआ। इससे भी अजीब बात यह हुई कि इन भूकंपों के बाद अचानक से देश की आबो हवा बदलने लगती है, लोगों का व्यवहार बदलने लगता है, देश का जो पूरा एटीट्यूड है वो चेंज हो जाता है। 2016
कि उरी आतंकवादी हमलों में हमारे 19 जवान शहीद होते हैं और हम जवाब सर्जिकल स्ट्राइक से देते हैं। 2019 के पुलवामा हमले का बदला बालाकोट एयर स्ट्राइक से। पर ऐसे हमले तो हमारे देश में पहले भी आए दिन होते रहते थे। कभी पार्लियामेंट पे अटैक, 2005 दिल्ली ब्लास्ट, 60 मासूम लोग मारे गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट, 209 आम नागरिक मारे गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी वो 209 लोगों के परिजन संभल ही रहे थे कि 2008 में 9 पाकिस्तानी आतंकवादी 3 दिन तक मुंबई शहर में अंधाधुंध फायरिंग करके कत्लेआम मचाकर रख देते हैं। करीब 160 मासूम लोग मारे जाते हैं, पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे न जाने कितने अटैक्स हम पर होते रहते थे, पर हमारे अंदर ना तो बदला लेने की कोई खास भावना थी, ना ही उतनी हिम्मत। भूकंपों के पहले आतंकवादियों को मारने पर गैलेंट्री मेडल की जगह हम अपने जवानों पर उल्टा पुलिस केस कर देते थे। ऑफिसर्स और जवान देश के अलग अलग कोनों से जम्मू कश्मीर की कोर्ट्स में हाजिरी लगाने जाते थे और उनका स्वागत भी जूते चप्पल, थूक और गाली गलौज से किया जाता था। पहले जब कश्मीर में पोस्टिंग आती थी तो फौजी ईश्वर से मनाता था कि किसी तरह इज्जत, नौकरी और अगर हो सके तो जान, ये 3 चीज़ें इस टेन्योर में सलामत रहें। पर इन भीषण भूकंपों के बाद हर तरफ से सभी देश विरोधी ताकतों के सफाई की प्रक्रिया अचानक शुरू हो जाती है। आर्टिकल 370 जैसे बेतुके प्रोविजन को हटाने की हिम्मत अचानक पूरे 70 साल बाद हमारी सरकार के पास आ जाती है। कश्मीर में आतंकवाद को फैलाने की साजिश, कोड नेम ऑपरेशन टूपैक, जो कि पाकिस्तानी आर्मी के स्टाफ कॉलेज क्वेटा में ब्लीड इंडिया विद 1000 कर्ड स्ट्रेटेजी के तहत 1989 से चलाया जा रहा था, वो अब जाकर कुछ कमजोर होता नजर आता है। वादियों में लगाई गई वो आग अब कहीं जाकर बुझती हुई नजर आ रही है। कश्यप ऋषि के काल से रह रहे हजारों साल पुराने कश्मीर के मूल निवासी यानी कश्मीरी पंडित, जिन्हें 30 साल पहले बर्बरतापूर्वक कश्मीर से खदेड़ दिया गया था, उन भूकंपों के बाद अचानक उनमें वापस अपने घर जाने की हिम्मत आ जाती है। जो भोली भाली जनता बॉलीवुड के आधे पढ़े लिखे सोफिस्टिकेटेड गवारों को सर पर बैठा के रखा करती थी, वो अब बॉयकॉट बॉलीवुड, द ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के नारे लगाते फिरती है। भूकंपों के पहले तक चाइना जैसे खतरे को चैलेंजिंग नेबर बोलकर उसकी मनमानियों से होने वाली टेंशन को अवॉइड करने के लिए ये तक कह देते थे कि उस जमीन पर एक घास तक तो उगती नहीं। पर हाल फिलहाल में जो डोकलाम, गलवान या फिर कैलाश पर्वत श्रृंखला पे हुआ है, उसे देखकर लगता है कि सब कुछ बदल चुका है। इसके बाद वो अफसर जो बात कहते हैं उस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल लगता है। वो कहते हैं कि उन 3 भूकंपों और उनसे होने वाली बदलाव के पीछे और कोई नहीं बल्कि राधा गुप्त ही है। वो राधा गुप्त से कभी मिले तो नहीं है, बट ये जानते हैं कि प्रधानमंत्री जब भी केदारनाथ जाते हैं तो तीर्थाटन के अलावा राधा गुप्त से मिलना भी उनका एक एजेंडा होता है। और इस राधा गुप्त का कुछ तो कनेक्शन चाणक्य और सम्राट अशोक दोनों से है। इस नए उभरते हुए भारत, राधा गुप्त और इन 3 भूकंपों के बीच क्या कनेक्शन है, ये जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड आकांक्षाएं।